स्वयं प्रभा, डिजिटल इंडिया, एजुकेटेड इंडिया। मैं डॉक्टर मीना रानी, समाज विज्ञान संकाय, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, पाठ्यक्रम पुलिसिंग विधि और व्यवहार के 14वें सत्र में आप सबका स्वागत करती हूँ। पूर्व के सत्र में हमने चर्चा की कि ये पाठ्यक्रम क्यों महत्वपूर्ण है। इस पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण होने के विशेष कारणों में यह है कि पुलिस ऐसा संगठन है जो कि किसी भी समाज में कानून और व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों को नियंत्रित करने में आधारभूत इकाई का कार्य करती है। पुलिसिंग वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पुलिस अपने इन निहित उद्देश्यों को पूरा करती है। पुलिस प्रशासन में वे सारे पहलू आ जाते हैं जो पुलिस के विभिन्न पहलुओं से जुड़े हुए हैं, चाहे वे आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो या मानवीय। किसी भी संगठन में संसाधनों में दो प्रकार के साधन मुख्य हैं। एक भौतिक संसाधन जो तथाकथित संगठन को प्रस्तुत किए गए ढांचों और भौतिक सुविधाओं से मापा जाता है। दूसरा मानवीय ढांचा जो उस संगठन में एक इकाई के रूप में इन सारे भौतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए प्रक्रिया को संपन्न कर उस संगठन के उद्देश्यों तक उस संगठन को लेकर जाता है। पुलिस प्रशासन की भी मूल इकाई मनुष्य ही है। अतः मानव संसाधन प्रबंधन पुलिस के सामने भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब हम मानव संसाधन प्रबंधन की बात करेंगे तो पूर्व में यह जानना जरूरी हो जाता है कि प्रशासन और प्रबंधन में क्या अंतर है। प्रशासन एक व्यापक विषय है, प्रबंधन उसके किसी एक विशेष पहलू से भी जुड़ा हो सकता है। उदाहरण के तौर पे पुलिस प्रशासन अर्थात समाज में या किसी राष्ट्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं वो पुलिस प्रशासन का हिस्सा होंगे। इसमें प्रबंधन के कार्य भी शामिल हैं। लेकिन यदि इस प्रशासन के किसी विशेष पहलू के प्रबंध की बात आए तो वो प्रबंधन कहलाएगा, जैसे आर्थिक प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन इत्यादि। हम जानते हैं कि चूंकि पुलिस लोकतंत्र को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि पुलिस कानून और व्यवस्था बनाए रख के समाज में स्थिरता लाती है ताकि लोकतांत्रिक उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। किसी भी संगठन में मानव संसाधन के उचित हुए बिना उस संगठन के उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जा सकता। पुलिस प्रशासन की दृष्टि से भी ये उतना ही सत्य है, क्योंकि पुलिस प्रशासन में मानव संसाधनों का प्रबंधन न केवल पुलिस प्रशासन के लिए अपितु जन सेवा के लिए भी जरूरी है। इसीलिए आज इस सत्र का विषय हमने चुना है पुलिस और मानव संसाधन प्रबंधन। आइए इस सत्र की शुरुआत करते हैं। आइए आज इस सत्र में हम पुलिस एवं मानव संसाधन प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं की चर्चा करते हैं। यह सत्र का विषय है पुलिस एवं मानव संसाधन प्रबंधन। यह सत्र पुलिस प्रबंधन और मानव संसाधन प्रबंधन के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने के लिए रखा गया है। पुलिस संगठन में प्रबंधन की अवधारणा क्या है, इसका उपयोग और स्थान कैसे होता है, इस पूरे सत्र में इन विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि प्रभावी प्रबंधन से पुलिस बल में कार्यक्षमता, अनुशासन और सेवा गुणवत्ता में कैसे निखार लाया जा सकता है। यह विषय पुलिस अधिकारियों के लिए, मानव संसाधन पेशेवरों के लिए और छात्रों के लिए समान रूप से उपयोगी है। प्रबंधन की अवधारणा को सबसे पहले समझेंगे। जो प्रबंधन की मूल अवधारणा है, मैंने पूर्व में भी चर्चा की कि ये प्रशासन का एक हिस्सा है। प्रशासन एक व्यापक अवधारणा है जिसमें किसी विशेष विषय का प्रबंधन प्रशासन के भीतर आता है। प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया है जिसमें मानव, वित्तीय और भौतिक संसाधनों का समन्वय कर लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। लोक प्रशासन के विद्वान गुलिक और उर्विक ने प्रबंधन के इन्हीं कार्यों को पोस्ट कोप के माध्यम से व्यक्त किया था। उनका कहना था कि मुख्य प्रबंधक मूलतः 7 कार्यों को संपन्न करता है। P अर्थात प्लानिंग, O माने ऑर्गेनाइजिंग, S स्टाफिंग, D डायरेक्टिंग, CO यानी कि कोऑर्डिनेटिंग, R रिपोर्टिंग और B बजटिंग। प्रबंधन के ये मूल 7 दायित्व प्रशासनिक विद्वानों द्वारा माने जाते रहे हैं। पुलिस संगठन में जब प्रबंधन की हम बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि किसी भी संगठन के प्रभावी संचालन के लिए उसके विभिन्न पहलुओं का प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है। पुलिस बल के भी प्रभावी संचालन के लिए ये अत्यधिक सत्य है, क्योंकि प्रबंधन से न केवल संसाधनों का उचित आवंटन होता है, बल्कि कर्मचारियों की दक्षता और अनुशासन भी सुनिश्चित होता है। प्रबंधन का पहला कार्य, प्राथमिक कार्य नियोजन या प्लानिंग है। नियोजन के माध्यम से संसाधनों का उचित आवंटन प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। पुलिस में मानव प्रबंधन के और अधिक पहलुओं को समझेंगे। पुलिस में मानव संसाधन प्रबंधन के क्या क्या स्तर हैं, किस प्रकार से उसका उपयोग किया जाता है, उसे समझते हैं। सर्वप्रथम है कार्यबल प्रबंधन। कार्यबल प्रबंधन में पुलिस प्रशासन के कार्मिक प्रशासन से संबंधित सभी पहलू शामिल होते हैं। उदाहरण के तौर पर भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, स्थानांतरण, मानसिक स्वास्थ्य यानी कि मानसिक बल, मनोबल को बनाए रखने के लिए किए जाने वाले तमाम कार्य। कार्यबल प्रबंधन उचित रूप से हो, इसलिए जरूरी है कि भर्ती पक्षपात रहित और योग्यता आधारित हो। हमारे भारत में मुख्य रूप से पुलिस को यदि देखें तो 3 स्तर पर हम इसको समझ सकते हैं। एक, पुलिस अधिकारियों की भर्ती अखिल भारतीय स्तर पर हमने पूर्व में भी सत्र में चर्चा की, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी केंद्रीय स्तर की, अखिल भारतीय स्तर की इस परीक्षा से चयनित होते हैं। पुनः राज्य स्तर पर कांस्टेबल से लेकर डीवाईएसपी के सारे पद राज्य स्तर पर भरे जाते हैं। यदि यूं हम देखें तो 3 स्तर पर हम इस भर्ती को समझ सकते हैं। एक केंद्रीय स्तर, एक राज्य स्तर और स्थानीय स्तर। स्थानीय स्तर पर हम कांस्टेबल की भर्ती को देख सकते हैं। इन तीनों ही स्तर पर भर्तियों के लिए विशेष प्रकार की संस्थाओं की स्थापना भारत में की गई है। यदि हम केंद्र स्तर पर देखें तो संघ लोक सेवा आयोग और राज्य स्तर पर देखें तो राज्य लोक सेवा आयोग बनाए गए हैं। इन दोनों ही आयोगों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक राज्य के अपने सिलेक्शन बोर्ड रहते हैं जो कि नीचे के स्तर की नियुक्तियां यानी कि स्थानीय स्तर की नियुक्तियां करते हैं। मानव संसाधन प्रबंधन का पहला और मूल पहलू भर्ती है। यदि भर्ती उचित हो तो योग्य अधिकारियों की नियुक्ति संभव होती है, और भर्ती प्रभावी तरीके से संपन्न हो
इसके लिए ज़रूरी है कि ये तमाम संगठन जो कि भर्ती के लिए निर्मित किए गए हैं, इनमें पारदर्शिता रह सके और ये योग्यता आधारित भर्ती कर सके, इसके लिए तमाम प्रयास किए जाने चाहिए। मानव संसाधन प्रबंधन का दूसरा पहलू है प्रशिक्षण। अत्याधुनिक उपकरणों का प्रशिक्षण पुलिस कर्मियों को दिया जाना चाहिए ताकि उनका मनोबल उच्च रह सके। पुनः पदोन्नति और स्थानांतरण में राजनीतिक हस्तक्षेप चाहिए। पदोन्नति समयबद्ध हो, रिश्ता का संतुलन हो। इन तमाम मूल नियमों को ध्यान में रखकर पुलिस प्रशासन में कार्मिक प्रबंधन को बेहतर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त संसाधन आवंटन। मानव संसाधन प्रबंधन में मूल इकाई मनुष्य यानी कि पुलिस बल द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले संसाधनों की उपलब्धता अत्यधिक आवश्यक है। सर्वप्रथम तो वे तमाम संसाधन इनको उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। साथ ही पुलिस को इन तमाम उपकरणों का अद्यतन प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि उपलब्ध सीमित संसाधनों का आर्थिक और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित हो पाए। तीसरा और महत्वपूर्ण पहलू है संकट प्रबंधन। आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने में अग्रिम पंक्ति में पुलिस का स्थान है। अतः आपातकालीन परिस्थितियों में पुलिस शीघ्र निर्णय ले सके और उचित कार्यवाही कर सके, इसके लिए भी प्रशिक्षण संकट प्रबंधन का पुलिस बलों को दिया जाना चाहिए। चौथा महत्वपूर्ण पहलू है कर्मचारी कल्याण का। उनमें आत्मविश्वास और मनोबल बने, इसके लिए जरूरी है कि कार्य संतुष्टि बनी रहे और कार्य संतुष्टि के लिए जरूरी है कि उनके कार्य के अनुरूप आवश्यक वेतन और उनके मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। इन दोनों ही बातों के लिए जरूरी है कि प्रभावी नीतियों का निर्माण सरकार द्वारा हो। स्पष्ट है कि मानव संसाधन प्रबंधन के पुलिस प्रशासन में ये मुख्य पहलू हैं। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि प्रबंधन पुलिस संगठन में कितने स्तरों पर होता है। जब मैंने भर्ती का जिक्र किया तो यह बताया कि भर्ती के लिए भी 3 स्तर भारत के अंदर हैं। उसी प्रकार मानव संसाधन प्रबंधन के भी मुख्यतः 3 स्तर देखे जा सकते हैं। प्राथमिक केंद्रीय प्रबंधन, जिसमें पुलिस मुख्यालय स्तर पर रणनीतिक योजना और निर्णय लिए जाते हैं। द्वितीयक स्तर है मध्य स्तर, जिसमें जिला और क्षेत्रीय स्तर पर संसाधन प्रबंधन और नियंत्रण देखते हैं। तृतीय स्तर जो निम्न स्तर माना जाता है, जिसमें थाना और क्षेत्रीय इकाइयों में कार्यान्वयन और त्वरित प्रतिक्रिया को स्थान दिया जाता है। पुलिस संगठन में पूर्व के सत्र में भी चर्चा हुई कि सबसे सुसंगठित और सुव्यवस्थित पद सोपान देखने को मिलता है। निम्न स्तर अर्थात कांस्टेबल से लेकर उच्च स्तर यानी कि पुलिस महानिदेशक डीजीपी तक पुलिस संगठन में कठोर पद सोपानिक संरचना पाई जाती है, जिसमें नियमों का कठोरता से पालन किया जाता है। इस संपूर्ण पद सोपान को 3 स्तरों पर बांटकर पुलिस के प्रबंधन की कार्यप्रणाली को समझा जा सकता है, जिसे अभी हमने देखा निम्न स्तर, मध्य स्तर और केंद्रीय स्तर या उच्च स्तर। यह केंद्रीय स्तर से मतलब केंद्र नहीं है। संघ में जो इकाइयां विभाजित की जाती हैं केंद्र और राज्य, इसमें केंद्र स्तर का मतलब है कि संबंधित प्रांत की केंद्रीय इकाई यानी कि पुलिस मुख्यालय। अब हम क्या चुनौतियां हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। मानव संसाधन प्रबंधन से जो पुलिस में सुधार आते हैं उसमें सर्वप्रथम कार्यक्षमता में वृद्धि होती है, क्योंकि सही प्रशिक्षण
और नियुक्ति से प्रदर्शन जो है बेहतर बनता है। पुनः अनुशासन का सुदृढ़ीकरण होता है। नियमित निगरानी और उचित नियंत्रण से हम जानते हैं कि अनुशासन बना रहता है और सेवा गुणवत्ता में सुधार होता है, क्योंकि मानवीय संसाधनों की बेहतरीन देखभाल से जनता को बेहतर सेवा मिलती है। स्पष्ट है कि मानव संसाधन प्रबंधन से ही तमाम प्रकार के लाभ हम पुलिस से उठा सकते हैं, लेकिन इन तमाम प्रकार के लाभ पुलिस से हम उठा पाएं, इसके लिए जरूरी है कि मानव संसाधन प्रबंधन बेहतरी से हो सके। सर्वप्रथम हम उन चुनौतियों को समझें और उसके समाधान के प्रयास करें जो मानव संसाधन प्रबंधन के सामने हैं। इसमें सर्वप्रथम है संसाधन सीमा। भारत के संदर्भ में बात करें तो हमारे यहाँ अपर्याप्त मानवीय संसाधन है। पुलिस बल में यदि हम देखें तो मानव संसाधन की भारी कमी दिखाई देती है। 2023-24 के BPR&D के हम आंकड़े देखें तो भारत में 152 पुलिसकर्मी प्रति 1 लाख जनसंख्या पर पाए जाते हैं। यदि संयुक्त राष्ट्र संगठन का ये आदर्श आंकड़ा देखें तो 222 पुलिसकर्मी प्रति 1 लाख होने चाहिए, यानी कि ये आदर्श व्यवस्था से काफी पीछे है। पुनः यदि हम स्वीकृत पदों की बात करें तो भारत में 195 पुलिसकर्मी प्रति 1 लाख पर स्वीकृत किए गए हैं, अर्थात स्वीकृत पदों से भी 20-25% रिक्तियां पाई गई हैं। राज्यों में स्थिति और भी अधिक खराब है। यदि उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1 लाख जनसंख्या पर 130 से 40 पुलिसकर्मी हैं। बिहार की बात करें तो प्रति 1 लाख जनसंख्या पर मात्र 100 पुलिसकर्मियों का आंकड़ा है। स्पष्ट है कि भारत में पुलिस बल के संदर्भ में मानव संसाधन की भारी कमी देखने को मिलती है। पुनः यदि वित्तीय संसाधनों की बात भी करें तो वेतन विसंगति बहुत ज्यादा है। कांस्टेबल से लेकर यदि पुलिस महानिदेशक के स्तर के वेतन को देखें तो कांस्टेबल के वेतन से पुलिस महानिदेशक का वेतन 10 गुना से भी ज्यादा है। ये वेतन विसंगति कर्मचारियों के संतोष पर नकारात्मक ढंग से प्रभाव डालती है। इसलिए एक महत्वपूर्ण चुनौती यह है कि कर्मचारी असंतुष्ट रहते हैं और असंतुष्ट कर्मचारियों का उनके प्रदर्शन पर नकारात्मक ढंग से प्रभाव पड़ता है। यदि पुलिस को सक्षम, संवेदनशील और पेशेवर बनाना है तो उनकी वेतन और सेवा दशाओं में सुधार किया जाना अपेक्षित है। तीसरी महत्वपूर्ण चुनौती नीतिगत बाधाएं हैं। भारत में प्रत्येक प्रशासनिक प्रक्रिया नियमों में बंधकर जटिल है। ऐसा भी देखने में आया है कि पुलिस अधिकारियों को समयबद्ध पदोन्नति भी नहीं मिलती। पदोन्नति अक्सर जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया का सुधार हो जाती है। राजस्थान का अभी हाल ही का एग्जाम्पल ले तो वहां पुलिस निरीक्षक की भर्ती, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, पेपर लीक प्रकरण का शिकार हो गई। ऐसे में वो अभ्यर्थी जो कि गंभीर रूप से इन सेवाओं में आना चाहते हैं वे हतोत्साहित हो जाते हैं। यदि इन प्रबंधन में यानी मानव संसाधन प्रबंधन की ये जो चुनौतियां हैं उसके समाधान को देखें तो ये जरूरी है कि वेतन विसंगतियां दूर की जाएं, उन्हें कार्य के अनुरूप सम्मानजनक वेतन दिया जाए, उनके मनोरंजन के लिए, आवास के लिए, स्वास्थ्य के लिए और परिवार कल्याण के लिए जरूरी भत्ते दिए जाए। पुलिस सेवा के लिए एक प्रचलित भत्ता जोखिम भत्ता भी है। पुलिस एक ऐसी सेवा है
जो समाज में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अत्यधिक जोखिम पूर्ण स्थितियों में कार्य करती है। लेकिन यदि आप जोखिम भत्ते की राशि देखें तो इतनी कम है कि किसी भी पुलिस कर्मी के मनोबल को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। अतः जरूरी है कि ऐसे भत्तों की राशि भी बढ़ाई जाए और उन्हें यह उपलब्ध भी करवाई जाए। जैसा कि मैंने पूर्व में चर्चा की कि भारत में प्रति लाख जनसंख्या पर पुलिस का अनुपात अत्यंत कम है। स्पष्ट है कि भारतीय पुलिस कार्यभार की अधिकता से दबी हुई है। ऐसे में उनके मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इसके लिए जरूरी है कि उनके लिए मनोरंजन शिविरों की व्यवस्था की जाए। योग और प्राणायाम जैसे समाधान मानसिक स्वास्थ्य के उनके लिए आयोजित किए जाएं। साथ ही एक महत्वपूर्ण समाधान यह है कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग अधिक से अधिक पुलिस में बढ़ाया जाए। हम जानते हैं कि वर्तमान युग की महत्वपूर्ण तकनीक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे अनेक समाधान प्रस्तुत करती है जिससे पुलिस बल के कार्यभार में शिथिलता लाई जा सकती है। उन तमाम तकनीकों का प्रयोग करके और अद्यतन प्रशिक्षण पुलिस कर्मियों को देकर मानव संसाधन प्रबंधन को बेहतर बनाया जा सकता है। पुलिस में डिजिटल प्रबंधन की भी अपनी भूमिका है। कई राष्ट्र के ये एक उदाहरण सामने आते हैं। आजकल यदि हम वैश्विक स्तर पर मीडिया देखें तो वैश्विक स्तर पर पुलिस में रोबोट यानी कि स्वचालित यंत्रों का प्रयोग भी अधिक होने लगा है। भारत में डिजिटल प्रबंधन के माध्यम से मानवीय संसाधन प्रबंधन को बेहतर किया जा सकता है। इसे देखने का प्रयास करते हैं। डिजिटल प्रबंधन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है डाटा विश्लेषण। डाटा आज हर एक प्रकार के नीतिगत निर्णय में आधारभूत है और उसके विश्लेषण से बेहतर निर्णय लिए जाना संभव होता है। तो डाटा विश्लेषण से संबंधित डिजिटल उपकरण पुलिस को उपलब्ध करवाकर उनके निर्णय की गति को बेहतर बनाया जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण तकनीक है मोबाइल तकनीक। मोबाइल के माध्यम से क्षेत्र में तेजी से संवाद और रिपोर्टिंग संभव हो पाती है। ऐसा नहीं है कि भारतीय पुलिस में अभी मोबाइल का प्रयोग नहीं हो रहा है, लेकिन पुलिस बल के अनुरूप उपलब्ध संसाधन सीमित हैं। इसलिए जरूरी है कि इन डिजिटल उपकरणों की अधिक से अधिक पहुंच पुलिस बल तक की जाए। तीसरा महत्वपूर्ण जिसका जिक्र हमने अभी किया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्यवाणी में अत्यधिक सहायक है और तमाम उन स्थितियों को पढ़ सकता है जिसमें अपराध होने की संभावना है। अतः आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से भी पुलिस में डिजिटल प्रबंधन बेहतर करके उसकी कानून और व्यवस्था बनाए रखने की क्षमताओं को बढ़ाया जा सकता है। मानव संसाधन प्रबंधन के केवल भौतिक पहलू ही नहीं हैं, अपितु मानवीय पहलू भी हैं। अर्थात भौतिक पहलुओं में शामिल है उन्हें उचित वेतन दिलवाना, उन्हें तमाम प्रकार के उपकरणों से सुसज्जित करना, उन्हें बेहतर प्रशिक्षण दिलाना। वहीं मानवीय या नैतिक पहलू में समाहित है कि उनको सम्मान दिलवाना, उनकी कार्य प्रणाली में निष्पक्षता लाना, समानता लाना। अब हम मानव संसाधन प्रबंधन के उन नैतिक पहलुओं को देखने का प्रयास करेंगे। मानव संसाधन प्रबंधन के ये नैतिक पहलू हैं। सर्वप्रथम निष्पक्षता, अर्थात भर्ती और प्रोन्नति के
समान अवसर प्रदान करना। इससे पूर्व ही मैंने राजस्थान पुलिस का एक उदाहरण लिया, जहां एसएचओ भर्ती में स्पेशल पुलिस फोर्स को तमाम प्रकार की धांधली पकड़ में आई। यदि ऐसी धांधली पकड़ में नहीं आती तो ये समाज में किस प्रकार का प्रभाव डालती, इसको समझा जा सकता है। अतः जरूरी है कि भर्ती और प्रोन्नति यानी कि पदोन्नति के समान अवसर सभी नागरिकों को समान रूप से उपलब्ध हों। हालांकि भारतीय संविधान समानता के इस मूल्य को स्थापित करता है और अपने अनेक अनुच्छेदों के माध्यम से इसके लिए वचनबद्ध है। लेकिन भारतीय न्यायिक प्रणाली की लचर होने के कारण, महंगी होने के कारण आम नागरिक को न्याय उपलब्ध नहीं हो पाता। अतः जरूरी है कि भर्ती और पदोन्नति के समान अवसर उपलब्ध करवाने के लिए संवैधानिक मूल्यों को ध्यान में रखा जाए। गोपनीयता ये दूसरा महत्वपूर्ण नैतिक पहलू है, अर्थात कर्मचारियों की या पुलिस कर्मियों की व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित और संरक्षित रखा जाए। ऐसे अनेक मामले सामने आते हैं कि जब पुलिस अधिकारियों ने किसी अपराधी को पकड़ने की कोशिश की तो अपराधी ने उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इसके लिए जरूरी है कि उनकी व्यक्तिगत जीवन से संबंधित पहलुओं में गोपनीयता रखी जाए। ये मानव संसाधन प्रबंधन का दूसरा महत्वपूर्ण नैतिक पहलू है। तीसरा, पारदर्शिता, अर्थात नीतियों और निर्णयों में स्पष्टता बनाए रखकर पुलिस प्रशासन मानव संसाधन प्रबंधन को बेहतर करने की दिशा में कार्य कर सकता है। यदि मानव संसाधन प्रबंधन की नीतियां पारदर्शी और स्पष्ट नहीं हो तो अधिकारियों और कर्मचारियों में यह भय व्याप्त रहता है कि किसी भी प्रकार का पक्षपात हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि पारदर्शी नीतियों का निर्माण किया जाए और उनके पालन में भी पारदर्शिता बरती जाए। यह मानव संसाधन प्रबंधन का तीसरा नैतिक पहलू है। मानव संसाधन प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण आधारभूत कार्य प्रशिक्षण है। मानव संसाधन प्रबंधन का जब हमने इस सत्र के प्रारंभ में जिक्र किया तो भर्ती के बाद प्रशिक्षण की अहम भूमिका को इंगित किया। इस प्रशिक्षण की व्यवस्था किस प्रकार हो, इसको देखते हैं। सर्वप्रथम आधारभूत प्रशिक्षण दिया जाना जरूरी है, जिसमें प्रारंभिक और आवश्यक कौशल दिए जाने चाहिए। भारत में अखिल भारतीय सेवाओं के लिए ऐसी ही प्रणाली प्रचलित है। इसे सैंडविच प्रशिक्षण भी कहा जाता है। अखिल भारतीय सेवाओं में विभिन्न पदों में चयनित होने वाले अधिकारियों का प्रारंभिक आधारभूत प्रशिक्षण मसूरी में लबासना में होता है। 3 से 4 महीने चलने वाले इस आधारभूत प्रशिक्षण में मुख्यतः प्रारंभिक जानकारी या प्रारंभिक समझ भारत के बारे में विकसित की जाती है, जिसमें भारत का संविधान, भारत के समाज के मूलभूत बिंदु अधिकारियों को स्पष्ट किए जाते हैं। अतः प्रशिक्षण के विकास के व्यवस्था में सर्वप्रथम आता है आधारभूत प्रशिक्षण। फिर है विशेष प्रशिक्षण या जिसे विशेषज्ञ प्रशिक्षण भी कहा जा सकता है। उसके बाद प्रत्येक अपनी सेवा का व्यक्ति, अखिल भारतीय सेवा का व्यक्ति अपनी विशेषज्ञता के अनुरूप अलग अलग संगठनों में प्रशिक्षण प्राप्त करता है। यह विशेष प्रशिक्षण का स्तर है, अर्थात आधारभूत प्रशिक्षण के पश्चात मानव संसाधन प्रबंधन के लिए विशेष प्रशिक्षण का स्तर आवश्यक है। इस विशेष प्रशिक्षण में मैंने जैसे पूर्व में भी चर्चा की, अखिल भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी हैदराबाद में सरदार पटेल पुलिस अकादमी में विशेषज्ञ यानी कि तकनीकी आधारित प्रशिक्षण लेता है।
जिसमें हथियार चलाना, घुड़सवारी, इसके अतिरिक्त वो कानून जो भारतीय पुलिस को प्रभावित करते हैं, उदाहरण के तौर पे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, साक्ष्य अधिनियम, इन सब की जानकारी भी भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी वहां प्राप्त करता है। विशेष प्रशिक्षण के बाद सतत विकास का चरण आता है, जिसमें समय समय पर नए कौशल और तकनीकों को नियमित रूप से सीखने के लिए ऐसा प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसे हम रिफ्रेशर कोर्स के रूप में भी जानते हैं। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए एक निर्धारित सेवा अवधि के बाद ऐसा प्रशिक्षण करना जरूरी है, जिसमें वो नए कौशल और तकनीकी से अवगत और पारंगत हो सकें। प्रशिक्षण की इस व्यवस्था से, अर्थात आधारभूत प्रशिक्षण, विशेष प्रशिक्षण और नवीन कौशल और तकनीक के प्रशिक्षण से मानव संसाधन प्रबंधन में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जा सकते हैं। अब तक हमने जो सत्र में समझा उसके मुख्य निष्कर्ष यह है कि पुलिस प्रशासन में प्रभावी मानवीय प्रबंधन आवश्यक है, क्योंकि पुलिस लोकतंत्र में आधारभूत है, और साथ ही प्रभावी मानवीय प्रबंधन से संसाधनों का सदुपयोग और कर्मचारी प्रबंधन, जो कि सफलता की कुंजी है, इसे समझा जा सकता है। पुनः तकनीकी का प्रयोग किया जाना चाहिए मानव संसाधन प्रबंधन में, अर्थात डिजिटल उपकरणों और डेटा पर निर्भरता बढ़ाई जानी चाहिए। तीसरा है नैतिकता और प्रशिक्षण, यानी कि नैतिक मूल्यों, जिसमें मानवाधिकारों का संरक्षण, लैंगिक संवेदनशीलता, इस पर भी ध्यान देने के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। और भविष्य की योजनाएं, रणनीतिक योजनाएं बनाने के लिए भी मानव संसाधन जरूरी है। अब हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि पुलिस का जो मानव संसाधन प्रबंधन है उसका संगठनात्मक ढांचा क्या है, अर्थात पुलिस कर्मी बनने से लेकर उसके मानव संसाधन प्रबंधन के कौन कौन से चरण हैं। इसको समझते हैं। पुलिस मानव संसाधन विभाग का ढांचा संगठन के आकार, मिशन और क्षेत्रीय आवश्यकताओं के आधार पर भिन्न होता है। उदाहरण के तौर पर नक्सलवाद क्षेत्रों में जिस पुलिस की नियुक्ति की जानी है, उन्हें समाज और संविधान का ज्ञान उसी के अनुरूप दिया जाना जरूरी है, ताकि वो क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप कानून और व्यवस्था बनाए रखने में अपनी भूमिका अदा कर सकें। पुनः यह विभाग, यानी कि मानव संसाधन विभाग जो है, भर्ती से लेकर प्रशिक्षण, मूल्यांकन और कल्याण तक सभी पहलुओं को समाहित करता है। एक सुव्यवस्थित मानव संसाधन प्रणाली पुलिस बल की कार्यक्षमता को बढ़ाने और अधिकारियों के मनोबल को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। यदि मानव संसाधन प्रणाली सुव्यवस्थित नहीं हो, अर्थात पुलिस अधिकारियों के अधीन कार्य करने वाले कर्मचारी प्रभावी नहीं हो, कुशल नहीं हो, तो उच्च अधिकारियों का मनोबल भी टूटता है। अब हम आगे के सत्र में यह देखेंगे कि विभाग की प्रमुख इकाइयां जैसे प्रशासन, कर्मचारी प्रबंधन और कल्याण के कौन से विभिन्न घटक हैं, जिससे हमें मानव संसाधन प्रबंधन की एक व्यापक समझ विकसित होगी। मैंने पूर्व में भी बात की थी कि मानव संसाधन प्रबंधन की मूलभूत इकाई है भर्ती। अतः पहली प्रशासनिक इकाई है भर्ती और उससे संबंधित चयन प्रक्रियाएं। पुलिस में मानव संसाधन विभाग जो है वो योग्य उम्मीदवारों का चयन करता है, जो लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण और साक्षात्कार की प्रक्रिया से गुजरते हैं। हम जानते हैं कि भारत में 3 स्तर पर पुलिस कार्य करती है, जिसकी चर्चा मैंने पूर्व सत्र में भी की। अखिल भारतीय स्तर पर पुलिस अधिकारियों का चयन जो है उसमें लिखित परीक्षा और साक्षात्कार शामिल है, लेकिन निम्न स्तर पर, यानी कि यदि कांस्टेबल या एसआई के स्तर पर हम देखते हैं, वहां भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण भी
अनिवार्य घटक है। तो पुलिस के मानव संसाधन प्रबंधन में या उसके विभाग में भर्ती की प्रक्रिया में नीचे के स्तर पर मुख्यतः 3 प्रक्रियाओं से गुजरना होता है: लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण और साक्षात्कार। यद्यपि बार बार ऐसे मामले सामने आए कि साक्षात्कार के दौरान पक्षपात का प्रयोग करते हुए ऐसे अधिकारियों या कर्मचारियों का चयन कर दिया गया जो पुलिस के उपयुक्त नहीं थे। इसलिए कई छोटे स्तर पर पदों में भर्ती के लिए साक्षात्कार की अनिवार्यता को हटा भी दिया गया है। इन तीनों ही स्तरों का मुख्य जो लक्ष्य है वो यह सुनिश्चित करना है कि केवल सक्षम और योग्य उम्मीदवार ही इसमें शामिल हों। पुनः मैंने पूर्व में भी कहा था कि जब तक भर्ती और चयन प्रक्रियाएं निष्पक्ष नहीं होती तब तक मानव संसाधन प्रबंधन में प्रभावपूर्णता नहीं लाई जा सकती। अतः पारदर्शिता और निष्पक्षता का ध्यान किया जाता है। प्रत्येक चरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित नियम और मानदंड लागू किए जाते हैं ताकि सभी को समान अवसर मिल सके। यदि हम अखिल भारतीय सेवा का यहाँ उदाहरण लें तो उसमें नियम स्पष्ट है और सबके लिए समान रूप से लागू हैं। अर्थात एक विशेष जाति वर्ग के लोगों के लिए अवसरों की संख्या निर्धारित है तो उस जाति वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को उतने ही अवसर मिलेंगे, चाहे वो समाज के किसी भी वर्ग से आते हो, अर्थात चाहे वो अमीर वर्ग से आते हो या गरीब से। अगला चरण है प्रशिक्षण और विकास। ये महत्वपूर्ण चरण है जो कौशल संवर्धन करता है। इसमें हमने जिक्र किया कि मूलभूत 3 स्तर होते हैं: आधारभूत प्रशिक्षण, विशेष प्रशिक्षण, फिर समय समय पर आने वाले नवीन तकनीकों का कौशल प्रशिक्षण। इसमें आधारभूत प्रशिक्षण में पुलिस प्रत्याशी जो है वो कानून का, हथियारों का संचालन और सामुदायिक पुलिसिंग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर शिक्षा ग्रहण करते हैं। इनका उद्देश्य उन्हें पुलिस कार्य के लिए पूर्ण रूप से तैयार करना है। इसके अतिरिक्त पुलिस कर्मियों को दिए जाने वाले विशेष प्रशिक्षण में विशेष अभियानों, साइबर सुरक्षा और जांच तकनीकों के लिए नियमित रूप से अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया जाता है जो उनकी पेशेवर दक्षता को बढ़ाता है। आगामी चरण है नियुक्ति और स्थानांतरण। कर्मचारियों को उनके कौशल, अनुभव और क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार तैनात किया जाता है ताकि उनका कार्य प्रदर्शन और अधिक बेहतर हो सके। अखिल भारतीय सेवा के लोग यदि किसी दूसरे राज्य के कैडर पर नियुक्त किए जाते हैं, हम सब जानते हैं कि अखिल भारतीय सेवा की अपनी एक प्रकृति है। उन्हें नियुक्त तो केंद्रीय सरकार करती है, उनके तमाम कार्मिक प्रशासन के कार्य केंद्र सरकार के पास रहते हैं, अनुशासनात्मक कार्यवाही तक, लेकिन वो एक विशेष राज्य के कैडर पर कार्य करती हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए उन्हें जब क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार वहां की भाषा सिखाई जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य जो भी क्षेत्रीय आवश्यकताएं हैं उसके अनुरूप उनका प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि उनका कार्य प्रदर्शन बेहतर हो सके। स्थानांतरण में संगठन की जरूरतों के अनुसार समय समय पर अधिकारियों का स्थानांतरण किया जाता है जिससे ताजगी और नवीनता बनी रहती है। वस्तुतः स्थानांतरण के पीछे यदि हम आदर्श तर्क देखें तो वो यही है। भारतीय पुलिस की सबसे बड़ी चुनौती और समस्या यह है कि पुलिस का राजनीतिकरण होने से स्थानांतरण के पीछे यह तर्क आजकल नहीं है। स्थानांतरण पुलिस अधिकारी का तब कर दिया जाता है यदि वो स्थानीय राजनेता के साथ उसका समन्वय या सामंजस्य नहीं है,
चाहे वो कितना भी बेहतर कार्य क्यों नहीं कर रहा हो। इसलिए मानव संसाधन प्रबंधन बेहतर हो, इसके लिए जरूरी है कि स्थानांतरण और नियुक्ति की प्रक्रिया को राजनीतिकरण से पूरी तरह से मुक्त किया जाए, ताकि वो इस आदर्श स्थिति को प्राप्त कर सके। नवीनता और ताजगी के लिए उसका स्थानांतरण हो, न कि राजनीतिक आकाओं की मर्जी से। कर्मचारी प्रबंधन में पदोन्नति और मूल्यांकन का विशेष स्थान है। यदि हम भारत की बात करें तो पहले उनके प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए एक गोपनीय रिपोर्ट भरी जाती थी, जिसे कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट कहा जाता था। विभिन्न समितियों और आयोगों के सुझावों के बाद अब इसका नाम कार्य निष्पादन रिपोर्ट कर दिया गया है, जिसके आधार पर अधिकारियों का मूल्यांकन किया जाता है। उपयुक्त मानव संसाधन प्रबंधन तभी संभव है यदि पुलिस अधिकारी के कार्य का मूल्यांकन भी ईमानदारी से हो। गोपनीय प्रतिवेदन जब तक भरे जाते थे तब तक यह एक समान प्रथा बन चुकी थी कि पुलिस उच्च अधिकारी उसके कार्य के आधार पर नहीं, अपितु उससे अपने संबंधों के आधार पर उसका मूल्यांकन करता था। कार्य निष्पादन रिपोर्ट में उसको परिवर्तित किए जाने के मायने यह हैं कि उसके कार्य के आधार पर उसका प्रतिवेदन भेजा जाए। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में भी अनेक रिपोर्टों से यह समझ आता है कि कार्य निष्पादन रिपोर्ट का नाम ही परिवर्तित हुआ है। आज भी अधिकारियों द्वारा उसे भरने के पीछे आधार वही है, अर्थात उनकी अपने अधीनस्थ अधिकारी से कितनी बनती है, जिससे कर्मचारी के मनोबल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पदोन्नति किसी भी कर्मचारी के मनोबल को बनाए रखने के लिए जरूरी है। हमने पूर्व में भी जिक्र किया कि पदोन्नति समयबद्ध हो, पदोन्नति में योग्यता और वरिष्ठता दोनों का संतुलन का समावेश हो, और पदोन्नति में किसी भी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं हो। तभी पदोन्नति कर्मचारी के मानव संसाधन प्रबंधन में अपनी भूमिका अदा कर सकती है। मानवीय संसाधन प्रबंधन में कार्यक्षमता सुधार के लिए जरूरी है कि वे अधिकारी जो कम प्रदर्शन यानी कि जिनका प्रदर्शन अच्छा नहीं है, उनके लिए सुधारात्मक योजनाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएं, जिससे उनका मानव संसाधन प्रबंधन अच्छा हो सके। मानव संसाधन प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वो अधिकारियों और कर्मचारियों में अपने पेशे के प्रति अनुशासन विकसित कर सके। कर्मचारियों और अधिकारियों में अनुशासन विकसित करने का महत्वपूर्ण उपकरण है आचार संहिता। हमने पूर्व के सत्र में भी देखा था कि केंद्रीय सेवा के यानी कि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए आचरण संहिता लागू की गई है, जिसमें विदेशी स्रोतों से भेंट नहीं लेना, शादी के बाद दहेज नहीं लेना, ईमानदारी पूर्वक अपने पेशे के प्रति अपनी भूमिका को समझना, इस प्रकार के तमाम प्रयास और प्रबंध किए गए हैं। अतः अनुशासन बनाए रखने के लिए पहला कार्य यह है कि पुलिसकर्मी अपनी आचार संहिता का पालन करें। पुलिसकर्मियों के लिए एक सख्त आचार संहिता लागू होती है, जिससे उनके व्यवहार और कार्य निष्पादन में उच्च स्तर बनाना सुनिश्चित होता है। हम सब जानते हैं कि आचार संहिताओं का निर्माण बहुत अच्छा होता है, लेकिन व्यवहार के स्तर पर उनका पालन नहीं होता। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए दहेज लेना निषेध है, लेकिन हम सब जानते हैं कि भारत में अखिल भारतीय सेवा में चयन होते ही दहेज के विकल्प खुल जाते हैं और समाज में इसको मान्यता भी दे दी गई है। आचार संहिता का कठोरता से पालन करने पर ही पुलिसकर्मियों में
अनुशासन की प्रवृत्ति आ सकती है। इसके लिए जरूरी है कि आचार संहिता के उल्लंघन पर कठोर कार्रवाई की जाए। अर्थात यदि कोई भी अधिकारी किसी भी नियम का उल्लंघन करता है तो उसे गंभीरता से लिया जाए। जांच के बाद उचित दंड या सुधारात्मक कदम उठाए जाएं। पुनः नैतिकता और ईमानदारी स्थापित करना भी मानव प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। मानव संसाधन प्रबंधन विभाग का मुख्य उद्देश्य पुलिस बल में नैतिक मूल्यों और ईमानदारी के उच्च मापदंड स्थापित करना है। यह तभी संभव है कि यदि पुलिस कर्मियों को उनके कार्य के अनुरूप सम्मानजनक वेतन दिया जाए, ताकि वो भ्रष्ट आचरण की गतिविधियों के प्रति आकर्षित नहीं हो। कर्मचारी कल्याण भी मानव संसाधन प्रबंध का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अर्थात उन्हें आवास और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। आवास सुविधा में पुलिस कर्मियों के लिए एक सुरक्षित और आरामदायक आवास प्रदान करना अपेक्षित है और सामान्यतः ये किए भी जाते हैं। ये आवास उनकी पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। पुनः चिकित्सा सहायता भी कर्मचारी कल्याण का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। इसमें अस्पताल, प्राथमिक चिकित्सा और आपातकालीन सेवा शामिल हैं। कर्मचारी कल्याण के इन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करके उनमें मनोबल और आत्मविश्वास बनाया जा सकता है। अर्थात मानव विकास प्रबंधन को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है। हमने पूर्व सत्र में चर्चा की कि भारत में मानव बल बहुत सीमित है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित आंकड़े 222 पुलिस बल प्रति 1 लाख की आदर्श स्थिति को स्थापित करते हैं, लेकिन भारत में अभी हाल ही में जारी 2023-24 की पुलिस अनुसंधान ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार ये मात्र 152 पुलिस बल प्रति 1 लाख व्यक्ति है। स्पष्ट है कि भारत में पुलिस बल पर कार्यभार की अधिकता अत्यधिक है, जिसकी वजह से उन्हें छुट्टी नहीं मिलना इत्यादि परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। परिवार के साथ समय नहीं बिताने के कारण और कठिन और जोखिमपूर्ण स्थितियों में कार्य करने के कारण पुलिस कर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मानव विकास प्रबंधन के लिए जरूरी है कि ऐसे तमाम सहायता पुलिस कर्मियों को उपलब्ध करवाई जाए ताकि उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहे। इसके लिए जरूरी है कि उनको मनोवैज्ञानिक सहायता दी जाए ताकि उनका तनाव प्रबंधन हो और उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक रह सके। तनाव प्रबंधन के लिए जो मनोवैज्ञानिक सहायताएं हैं, उसमें तनाव प्रबंधन के लिए जो मनोवैज्ञानिक सहायता है उसमें दिनचर्या के दबावों से निपटने के लिए अर्थात तनाव को कम करने के उपाय होते हैं, जैसे कि मनोवैज्ञानिक कार्यशालाएं आयोजित करना और थेरेपी संचालित करना। इसके अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग भी दी जाती है, अर्थात कर्मचारियों को उनके मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा नियमित काउंसलिंग और सहायता भी उपलब्ध करवाई जाती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और पुलिस में मूलभूत इकाई भी मनुष्य ही है। अतः उसके सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए समूह नेटवर्क या अनौपचारिक समूह भी बनाए जाते हैं, जिसके माध्यम से वो भावनात्मक समर्थन और सहयोग उसको प्राप्त होता है और जिससे उसकी मानसिक स्वास्थ्य ठीक बना रहता है। लोक प्रशासन के विद्वानों का यह मानना है कि यदि अनौपचारिक समूह नए भी बने तो उनको औपचारिक रूप से निर्मित किया जाना चाहिए ताकि कर्मचारियों की सामाजिक जरूरतों को पूरा किया जा सके। भारत में
अनेक ऐसे अनौपचारिक पुलिस समूह निर्मित किए गए हैं जो इनके मानसिक स्वास्थ्य के ठीक रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। मानव विकास प्रबंधन के लिए यह भी जरूरी है कि जो संगठनात्मक ढांचा है जिसमें पुलिस बल कार्यरत रहते हैं, उनमें समन्वय और सुधार लाया जाए। समन्वय लाने के लिए जरूरी है कि विभिन्न विभागीय इकाइयों के बीच नियमित संवाद और सहयोग सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त मानव संसाधन की जो नीतियां और प्रक्रिया हैं, उनमें समय समय पर निरीक्षण और सुधार किया जाए। पूर्व में भी हमने चर्चा की कि तकनीक अब बहुत उन्नत हो चुकी है, इसलिए मानव संसाधन प्रबंधन प्रणालियों में नवीनतम तकनीक का प्रयोग करके भी कार्यकुशलता बढ़ाई जानी चाहिए। अर्थात मानव संसाधन प्रबंधन में संगठनात्मक ढांचे में समन्वय और सुधार करके भी उसको प्रभावी किया जा सकता है। भारत में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो कि मानव संसाधन प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। इन मुख्य उदाहरणों में प्रत्येक राज्य द्वारा कई नवाचार किए गए हैं। इन नवाचारों में केरल पुलिस का जन मैत्री पुलिस परियोजना है। यह परियोजना जनता और पुलिस के बीच विश्वास बढ़ाने के लिए की गई। इससे मानव संसाधन दृष्टिकोण इसका यह है कि इससे पुलिस को संवाद और संवेदनशीलता का प्रशिक्षण मिला। इसका परिणाम यह हुआ कि अपराध रिपोर्टिंग के साथ साथ अपराध के समाधान में भी वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त हैदराबाद पुलिस का एक नवाचार शी टीम्स है। शी टीम्स महिलाओं की सुरक्षा और उत्पीड़न को रोकने के लिए बनाई गई। इसमें महिला और पुरुष सादे कपड़ों में सार्वजनिक स्थानों पर ईव टीजिंग या महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए रहते हैं। ऐसे महिला और पुरुष कर्मियों को पहले लैंगिक संवेदनशीलता का प्रशिक्षण दिया जाता है, जो कि मानव संसाधन विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसका एक और उदाहरण दिल्ली पुलिस की युवा योजना है। युवा योजना में 17 से 25 साल के युवाओं को लक्षित किया जाता है। इन युवाओं के प्रशिक्षण केंद्र पुलिस थानों के अंतर्गत संचालित किए जाते हैं। इसका मूलभूत उद्देश्य यह है कि निम्न आय वर्ग के जो परिवार हैं, उनके युवाओं को अपराध की दिशा में जाने से रोका जा सके। पुलिस थानों में चलने वाले प्रशिक्षण केंद्रों में पुलिस अधिकारी इन युवाओं के मेंटर की भूमिका अदा करते हैं। मानव संसाधन विकास में उनमें संवेदनशीलता लाने की दृष्टि से युवाओं के साथ संवाद स्थापित करके उनका मित्र बनने की दृष्टि से मानव संसाधन विकास में यह योजना महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। राजस्थान सरकार की राजकोंप योजना भी इस दिशा में एक प्रभावी कदम है। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु सरकार की ये सर्वाधिक पुरानी सामुदायिक पुलिस, जिसमें आम नागरिक स्वयं सेवक के रूप में उसे प्रशिक्षण के बाद गश्त जैसी अनेक पुलिस होता है, जिससे वे पुलिस की व्यवहार समझते हैं और पुलिस के प्रति समाज में एक माहौल उत्पन्न होता है। पुलिस और आम जनता के बीच में संवाद उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना स्मार्ट है। स्मार्ट में एस से मायने हैं स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव।
M से मायने है मॉडर्न एंड मोबाइल। A, alert and accountable. R, reliable and responsive. T, tech savvy and trained. यानी कि इसमें मानव संसाधन के हर पहलू पर ध्यान दिया जाता है, चाहे उसकी तकनीकी दक्षता का हो या उसके संवेदनशील पहलुओं का। इस प्रकार ये मानव संसाधन के विकास के प्रत्येक पहलू पर ध्यान देती है। भारतीय पुलिस के इन विभिन्न नवाचारों से मानव संसाधन विकास पर एक नई दृष्टि पड़ी है। मानव संसाधन विकास का प्रबंधन पुलिस के लिए अत्यावश्यक तो है ही, साथ में समाज के लिए भी। अब हम इस सत्र के निष्कर्ष की चर्चा करेंगे। इस सत्र में हमने पाया कि मानव संसाधन विकास प्रबंधन में कर्मचारी केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, क्योंकि सक्षम और संतुष्ट पुलिस बल मानव संसाधन के सम्मान एवं विकास के लिए आवश्यक है। न केवल कर्मचारी केंद्रित दृष्टिकोण अपनाकर उनकी योग्यताओं, उनकी क्षमताओं का विकास करना चाहिए, अपितु उनमें सतत सुधार लाने के लिए निरंतर प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रक्रियाओं में निरंतर सुधार दक्षता और जवाबदेही को बढ़ाता है। निरंतर कौशल विकास प्रशिक्षण से करने से वो पुलिस को नवीन चुनौतियों के लिए तैयार करता है। पुनः मानव संसाधन के इन भौतिक पहलुओं के साथ मनोवैज्ञानिक पहलुओं का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, अर्थात उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी तमाम प्रयास और कदम उठाने चाहिए। इसी के साथ ही मैं इस सत्र का समाप्त करती हूँ। आप सबका इस सत्र में बने रहने के लिए आभार। Hello and welcome to this piece of literary snippet. British humour doesn't have a very high standing in the world. When people talk about it, they usually do so with a certain degree of disparagement. Yet all this is, I think, rather unfortunate, because if I read out to you a certain section from Jerome K. Jerome's famous novel Three Men in a Boat, you will realize that not only is British humour genuinely funny, it is probably even better than some of the other samples of humorous writings that you might have read in the recent past. The story that I'm going to read out is told by Jerome, who thinks he is suffering from some kind of a malady. I remember going to the British Museum one day to read up the treatment for some slight ailment of which I had a touch. Hay fever, I fancy it was. I got down the book and read all I came to read, and then, in an unthinking moment, I idly turned the leaves and began to indolently study diseases generally. I forgot which was the first distemper I plunged into, some fearful, devastating scourge, I know. And before I had glanced half down the list of premonitory symptoms, it was borne in upon me that I had fairly got it. I sat for a while, frozen with horror, and then in the listlessness of despair, I again turned over the pages. I came to typhoid fever, read the symptoms, discovered that I had typhoid fever. Must have had it for months without knowing it. Wondered what else I had got. Turned up St. Vitus's dance. Found, as I expected, that I had that too.
began to get interested in my case and determined to sift it to the bottom, and so started alphabetically. Read up ague and learnt that I was sickening from it, and that the acute stage would commence in about another fortnight. Bright's disease, I was relieved to find, I had only in a modified form. And so far as that was concerned, I might live for years. Cholera I had with severe complications, and diphtheria I seem to have been born with. I plodded conscientiously through the 26 letters, and the only malady I could conclude I had not got was housemaid's knee. I felt rather hurt about this at first. It seemed somehow to be a sort of slight. Why hadn't I got housemaid's knee? Why this invidious reservation? After a while, however, less grasping feelings prevailed. I reflected that I had every other known malady in the pharmacology, and I grew less selfish and determined to do without housemaid's knee. Gout, in its most malignant stage, it would appear, had seized me without my being aware of it. Enzymosis,